नमस्कार। आज हम एक काफी गहरे और कभी-कभी बेचैन करने वाले दार्शनिक विचार पर बात करने वाले हैं, निहिलिज्म यानी नाइलिज्म। हाँ, और हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का विश्लेषण है जिसका टाइटल ही कह सकते हैं थोड़ा सनसनीखेज है। नाइलिज्म जानलेवा फिलॉसफी जो लोगों को पागल कर देती है। बिल्कुल, टाइटल सुनते ही सवाल उठता है कि क्या ये वाकई इतना खतरनाक है। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट के नजरिए से देखेंगे कि भाई ये निहिलिज्म आखिर है क्या भला, कहाँ से आया है और इसे जानलेवा क्यों कहा जा रहा है स्रोत में, है ना? हाँ, मतलब मिशन सीधा है, स्क्रिप्ट से वो मेन पॉइंट्स निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि ये सोच क्यों कुछ लोगों पर इतना गहरा असर डाल सकती है। सही बात। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। निहिलिज्म का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट क्या कहती है इस बारे में? स्क्रिप्ट के हिसाब से निहिलिज्म शब्द निकला है लैटिन निहिल से, जिसका मतलब है कुछ नहीं। तो मूल विचार ये है कि जीवन का या हमारे मूल्यों का, नैतिकता का, हाँ, ज्ञान का भी कोई असल मतलब कोई स्वाभाविक अंतर्निहित अर्थ या आधार नहीं है, सब शून्य है। तो ये सिर्फ उदास होना या पेसिमिज्म नहीं है? कई लोग इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। नहीं, ये उससे बहुत गहरा है। स्क्रिप्ट इसे एक फिलॉसफिकल चैलेंज की तरह देखती है। ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे जो विश्वास है ना, हाँ। उनकी जड़ों पर ही सवाल उठा देता है कि भाई अगर कुछ मायने ही नहीं रखता तो फिर जी क्यों रहे हैं, अच्छे बुरे का फैसला कैसे होगा? और शायद यहीं पर वो जानलेवा वाला एंगल आ जाता है। स्क्रिप्ट का इशारा किस तरफ है? हाँ, स्क्रिप्ट का तर्क यही लगता है कि अगर ये सोच किसी पर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो वो इंसान एक तरह से जैसे पैरालाइज हो जाता है, मानसिक और भावनात्मक रूप से। मतलब जब अपने काम, अपने लक्ष्य, रिश्ते सब कुछ एकदम बेमानी लगने लगे तो फिर क्या होता है? गहरा अवसाद, दिशाहीनता, वो जिसे कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, अस्तित्व का डर। स्क्रिप्ट इसे हल्के में नहीं ले रही, इसे एक असली खतरे की तरह पेश कर रही है। ठीक है, ये परिभाषा तो काफी सोचने पर मजबूर करती है। अब ये देखते हैं कि ये विचार आया कहाँ से। मतलब क्या ये कोई आजकल का फैशन है या इसकी जड़ें पुरानी है? स्क्रिप्ट बताती है कि देखो, शून्य और अस्तित्व का सवाल तो बहुत पुराना है, दर्शन में पहले भी मिलता है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक प्रॉपर विचारधारा के तौर पर निखिलवाद ज्यादातर 19वीं सदी में उभरा, और इसमें एक नाम सबसे बड़ा है, फ्रेडरिक नीत्शे। हाँ, उनका नाम तो हमेशा जुड़ता है निखिलवाद से। लेकिन क्या वो खुद निखिलवादी थे? स्क्रिप्ट उनके उस मशहूर कोट ईश्वर मर चुका है का जिक्र करती है। उसका क्या मतलब था यहाँ? ये समझना बहुत जरूरी है और स्क्रिप्ट भी इस पर जोर देती है। नीत्शे असल में निखिलवादी नहीं थे। उन्होंने निखिलवाद को एक आने वाले खतरे की तरह देखा था। अच्छा। हाँ, ईश्वर मर चुका है का मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं रहे। मतलब ये था कि धर्म और जो पारंपरिक नैतिकता थी ना, जिसने सदियों से पश्चिमी सभ्यता को आधार दिया था, वो अब अपनी पकड़ खो रही है। लोगों का विश्वास कमजोर पड़ रहा था। तो इस खालीपन का नतीजा क्या होने वाला था नीत्शे के हिसाब से? नीत्शे ने चेताया कि देखो, ये जो नैतिक खालीपन आ रहा है, इससे बड़े पैमाने पर निरर्थकता की भावना फैलेगी। यही है निखिलवाद। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है। क्या? नीत्शे ने कहा कि हमें इसमें डूबना नहीं है, रोना नहीं है इसके बारे में। तो फिर रास्ता क्या था? स्क्रिप्ट क्या बताती है उनके समाधान के बारे में? स्क्रिप्ट नीत्शे के समाधान को हाईलाइट करती है। उन्होंने कहा, पुराने मूल्य गिर रहे हैं, ठीक है, अब चुनौती स्वीकार करो और नए मूल्य गढ़ो, खुद बनाओ। अच्छा। यहीं पर उनकी वो उबरमैन्श या सुपरमैन वाली अवधारणा आती है। वो इंसान जो भेड़ चाल नहीं चलता, बल्कि खुद अपने जीवन का अर्थ तय करता है, अपनी नैतिकता खुद बनाता है। उनका वो मंत्र था ना, बिकम हु यू आर। बिल्कुल, अपनी असलियत पहचानो और उसे जियो, अपने मूल्य खुद बनाओ। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का रास्ता था नीत्शे के लिए। वाह, ये तो निखिलवाद का जवाब हुआ, उसे अपनाना नहीं। स्क्रिप्ट में एक और बड़े विचारक का नाम है एल्बर्ट कामू। उनका नजरिया नीत्शे से कैसे अलग था? कामू का रास्ता थोड़ा अलग था नीत्शे से। स्क्रिप्ट बताती है कि कामू ने जीवन की निरर्थकता, जिसे वो एब्सर्डिटी कहते थे, एब्सर्डिटी, हाँ, एब्सर्डिटी, उसे एक कड़वी सच्चाई की तरह माना। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमारी अर्थ की तलाश के प्रति एकदम चुप है, उदासीन है। हम पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता। यही है एब्सर्ड। तो क्या वो निराशावादी थे? मतलब अगर सब बेकारी है तो फिर जीने का क्या फायदा?
यही तो कामू का ट्विस्ट है। स्क्रिप्ट उनकी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस का जिक्र करती है। सिसिफस वो मिथिकी पात्र, हाँ, वो चट्टान वाला। हाँ, जिसे श्राप मिला था कि हमेशा एक चट्टान पहाड़ पर चढ़ाओ और वो फिर लुढ़क कर नीचे आ जाएगी, या हमेशा यही करना है। कामू के लिए ये हमारी स्थिति का प्रतीक है। जीवन निरर्थक लग सकता है, लेकिन कामू कहते हैं कि असली मानवीय गरिमा, असली ह्यूमन डिग्निटी इसी निरर्थकता के बावजूद जीने में है, उसके खिलाफ विद्रोह करने में है। विद्रोह? कैसा विद्रोह? कोई क्रांति? नहीं, चेतना का विद्रोह। ये जानना कि हाँ, जीवन शायद निरर्थक है और फिर भी उसे पूरी हिम्मत से, पूरी शिद्दत से जीना, अपने चुनाव खुद करना, अपने संघर्षों में खुद ही अर्थ खोजना, यही विद्रोह है। अच्छा। सिसिफस अपनी चट्टान को धकेलने के उस एक्शन में ही अपना अर्थ पा सकता है। वैसे ही हम अपने रोज के कामों में, रिश्तों में अर्थ ढूंढ सकते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि कामों के लिए निरर्थकता अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। किस चीज की शुरुआत? अपनी आजादी को पहचानने और उसे जीने की शुरुआत। तो मतलब नीचे और कामू दोनों ने ही इसे एक चैलेंज की तरह देखा, एक प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना है, ना कि बस मान लेना है। ये बात स्क्रिप्ट में साफ है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में निखिलवाद के अलग अलग टाइप्स का भी जिक्र है। क्या उन पर थोड़ी बात कर सकते हैं? उन्हें अलग अलग समझना क्यों जरूरी है? हाँ, स्क्रिप्ट उन्हें अलग इसीलिए करती है ताकि हम समझ सकें कि कुछ भी मायने नहीं रखता का असल मतलब क्या क्या हो सकता है। ठीक है। पहला है अस्तित्ववादी निखिलवाद, एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म। ये सबसे कॉमन वाला है कि जीवन का कोई बड़ा, पहले से तय कॉस्मिक उद्देश्य नहीं है, हम बस यहाँ हैं बिना किसी तयशुदा स्क्रिप्ट के। दूसरा, नैतिक निखिलवाद, मोरल नाहिलिज्म। ये कहता है कि सही और गलत जैसी चीजें असल में हैं ही नहीं, मतलब वस्तुनिष्ठ रूप से ये सब हमने बनाए हैं, इंसानी आविष्कार हैं। और यही शायद स्क्रिप्ट का वो जानलेवा वाला डर और बढ़ जाता है। अगर नैतिक मूल्य ही नहीं है तो फिर समाज कैसे चलेगा? बिल्कुल, स्क्रिप्ट इसी खतरे की तरफ इशारा करती है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव नैतिकता है ही नहीं तो फिर तो कुछ भी सही ठहराया जा सकता है। क्या इससे अराजकता नहीं फैलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही बात है। और कौन से प्रकार हैं? तीसरा है ज्ञान मीमांसीय निखिलवाद, एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म। ये कहता है कि हम कभी कुछ भी निश्चित रूप से जान ही नहीं सकते, हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा, हमेशा डाउटफुल रहता है। और चौथा, राजनैतिक निखिलवाद, पॉलिटिकल निहिलिज्म। ये मानता है कि जो भी मौजूदा राजनैतिक या सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, सिस्टम है, ये सब बेकार है, भ्रष्ट है, इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। भले आगे क्या होगा इसका कोई प्लान ना हो। हाँ, अक्सर बिना किसी ठोस प्लान के बस मौजूदा ढांचे को गिराने पर जोर। ये अलग अलग प्रकार जानने से वाकई समझ आता है कि निरर्थकता का एहसास जीवन के कितने अलग अलग हिस्सों को छू सकता है। अच्छा, अब उस जानलेवा पहलू पर लौटते हैं जिसे स्क्रिप्ट बार बार उठा रही है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसके क्या खतरे बताए गए हैं। स्क्रिप्ट इसे बहुत गंभीरता से लेती है। वो कहती है कि अगर किसी को ये लगने लगे कि उसके सारे एफर्ट्स, सारे सपने, रिश्ते सब बेकार हैं, तो क्या होगा? क्या? वो गहरे अवसाद में जा सकता है। उत्साहहीनता, मतलब किसी चीज में मन न लगना, एपैथी, खुद की कीमत एकदम शून्य लगने लगना, यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी खत्म हो सकती है। बाप रे। हाँ, तो ये सिर्फ एक मूड की बात नहीं है, ये एक गहरा अस्तित्वगत संकट बन सकता है। और समाज पर इसका क्या असर पड़ सकता है उस नैतिक पतन वाले पॉइंट के अलावा? स्क्रिप्ट का तर्क है कि अगर बड़े पैमाने पर लोग धर्म, राष्ट्र, संस्कृति या किसी भी ऐसी चीज में विश्वास खो दें जो उन्हें जोड़ती है, तो सामाजिक ताना बाना बिखर सकता है। जो आपसी विश्वास है, सहयोग है, जो कॉमन गोल्स हैं, वो सब कमजोर पड़ सकते हैं। इससे समाज में अस्थिरता आ सकती है, बिखराव आ सकता है। ये बातें तो वाकई गंभीर हैं, लेकिन क्या स्क्रिप्ट सिर्फ खतरे ही गिनाती है या कुछ और दार्शनिकों के नजरिए भी बताती है जिन्होंने इस चुनौती का सामना करने के तरीके सुझाए, नीचे और कामू के अलावा? हाँ, स्क्रिप्ट में जॉन पॉल सार्थ्र और विक्टर फ्रैंकल का भी छोटा सा जिक्र है। सार्थ्र, जो एक प्रमुख अस्तित्ववादी थे, वो मानते थे कि भले ही जीवन का कोई पहले से तय अर्थ न हो, हम चुनने के लिए आजाद हैं और हम जो चुनते हैं वही हम बनते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मतलब चुनाव करने में ही अर्थ है? एक तरह से हाँ, हमारी स्वतंत्रता और हमारी जिम्मेदारी में। और विक्टर फ्रैंकल,
उनका अर्थ की इच्छा, बिल्ड टू मीनिंग का सिद्धांत, ये मुझे खासतौर पर जानना है। फ्रैंकल का नजरिया बहुत पावरफुल है। वो खुद होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने यातना शिविरों में वो सब देखा था। हाँ, उनकी कहानी बहुत मार्मिक है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट बताती है कि फ्रैंकल ने तर्क दिया कि इंसान की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी जरूरत जीवन में अर्थ खोजना है। पैसा नहीं, खुशी भी नहीं, बल्कि अर्थ। हाँ, मीनिंग। उन्होंने अपनी थेरेपी, लोगोथेरेपी, इसी पर बनाई। उनका मानना था कि हम सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हालात में भी, दुख और पीड़ा के बीच भी अर्थ ढूंढ सकते हैं। कैसे? अपने नजरिए से, अपने कामों से, या किसी बड़े उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करके। यही अर्थ की इच्छा हमें जिंदा रखती है, हमें आगे बढ़ाती है। तो ये सभी विचारक, नीत्शे, कामू, सार्त्र, फ्रैंकल, सब एक तरह से निहिलवाद के अंधेरे के खिलाफ खड़े थे। वो प्रॉब्लम को समझ रहे थे, लेकिन उससे लड़ने और उसे पार करने के रास्ते भी बता रहे थे। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का निचोड़ यही लगता है कि निखिलवाद एक सवाल है, एक चुनौती है, ना कि कोई डेस्टिनी या अंत। ये तो ही फिलॉसफी की बातें। पर सवाल ये कि क्या आज की दुनिया में, हमारे टाइम में, ये विचार उतना ही रेलेवेंट है जितना नीत्शे या कामू के समय में था? स्क्रिप्ट आज के बारे में क्या कहती है? स्क्रिप्ट कहती है कि आज ये शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, क्यों? इसके कई कारण गिनाए गए हैं स्क्रिप्ट में। पहला, मानसिक स्वास्थ्य का जो संकट हम देख रहे हैं, खासकर युवाओं में। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया का दबाव, फ्यूचर की अनिश्चितता, उम्मीदों का टूटना। स्क्रिप्ट का इशारा है कि ये सब चीजें मिलकर कई बार उस निरर्थकता की भावना को, मतलब सब बेकार है वाली फीलिंग को जन्म दे सकती हैं। और सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव है? स्क्रिप्ट राजनीति और संस्कृति में जो बदलाव आ रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान खींचती है। जैसे जो पारंपरिक पहचानें थीं, धार्मिक, राष्ट्रीय वगैरह, वो थोड़ी धुंधली पड़ रही हैं। उन पर सवाल उठ रहे हैं। सही बात है। पुराने नैतिक नियम भी कमजोर पड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए जब ये सामूहिक विश्वास टूटते हैं तो एक खालीपन सा रह जाता है, और उस खालीपन को निहिलवाद भर सकता है। स्क्रिप्ट में विज्ञान की भूमिका का भी जिक्र था। वो कैसे जुड़ता है इससे? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्क्रिप्ट कहती है कि विज्ञान हमें कैसे का जवाब तो बहुत अच्छे से देता है। दुनिया कैसे काम करती है, फिजिक्स, बायोलॉजी। हाँ। लेकिन वो अक्सर क्यों का जवाब नहीं दे पाता। हमारे होने का मकसद क्या है, हमारे वजूद का क्या मतलब है। जब हम हर चीज को सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के खेल की तरह देखते हैं, तो फिर वो पर्सनल मीनिंग, वो वैल्यूज कहाँ फिट होती हैं? ये बात तो है। तो ये वैज्ञानिक नजरिया अनजाने में ही सही, कभी-कभी उस निरर्थकता की भावना को बल दे सकता है। और कला, क्या फिल्मों, गानों, किताबों में भी इसकी झलक दिखती है? हाँ, स्क्रिप्ट कहती है बिल्कुल दिखती है। आज भी आर्ट्स में ये सवाल बार बार आते हैं, क्या कुछ भी मायने रखता है? इस सब का मतलब क्या है? ये विषय कलाकारों को भी खींचते हैं और ऑडियंस को भी। तो ये कोई बंद कमरों की फिलोसॉफिकल बहस नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जिसका जवाब शायद बहुत से लोग ढूंढ रहे होंगे। अगर किसी को लगे कि वो इस निरर्थकता के एहसास में डूब रहा है, तो स्क्रिप्ट इससे निपटने के क्या रास्ते सुझाती है? क्या इस जानने व कही जाने वाली स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका है? हाँ, और स्क्रिप्ट यहाँ पर काफी पॉजिटिव और प्रैक्टिकल नजर आती है। वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ती, बल्कि कई रास्ते सुझाती है। जैसे कि? पहला और शायद सबसे अहम, खुद अपना अर्थ बनाना, सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग। अगर यूनिवर्स हमें कोई रेडीमेड अर्थ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, हम खुद अपने कामों में, अपने रिश्तों में, अपने पैशन में, अपनी छोटी छोटी जीतों में अर्थ बना सकते हैं, रच सकते हैं। ये कुछ कामों के विद्रोह जैसा हुआ है ना, निरर्थकता को मान लेना पर उसके आगे हार न मानना। बिल्कुल। दूसरा रास्ता वही है, प्रतिरोध और विद्रोह। उस खालीपन को महसूस करना, पर उसे अपने ऊपर हावी न होने देना, निराशा के आगे घुटने न टेकना, एक्टिवली जीना, चुनाव करना, जिम्मेदारी लेना। और अकेलेपन का क्या? क्योंकि ये फीलिंग अक्सर अकेलेपन में और ज्यादा घेर लेती है। इसीलिए तीसरा सुझाव बहुत जरूरी है, सामुदायिक संबंध और जुड़ाव, कम्युनिटी एंड कनेक्शन। स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है, दोस्तों से, परिवार से या किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ना जिनका कोई साझा मकसद हो। हाँ। ये हमें उस अकेलेपन से बचाता है जहां निरर्थकता ज्यादा हावी हो सकती है। दूसरों के साथ मिलकर कुछ करना, दूसरों की मदद करना, ये सब हमें अर्थ दे सकता है। और क्रिएटिविटी, कला वगैरह, एग्जैक्टली। क्या वो भी मदद कर सकती है? हाँ। चौथा रास्ता है सृजन, क्रिएटिविटी।
चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, लिखना हो या किसी भी तरह से कुछ नया बनाना या खुद को एक्सप्रेस करना हो। क्रिएटिव प्रोसेस में अक्सर हम अपने अंदर की उलझनों को समझते हैं और दुनिया में कुछ मीनिंगफुल रचते हैं। यह निरर्थकता का एक बहुत पावरफुल जवाब हो सकता है। और अगर पुराने नैतिक नियम काम नहीं कर रहे, जैसा कि पहले बात हुई, तो क्या करें? 5वां सुझाव है नए नैतिक रूपों की कल्पना करना, इमेजिनिंग न्यू मॉरल फॉर्म्स। शायद हमें पुराने एकदम सख्त नियमों की जगह ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा मानवीय और कॉन्टेक्स्ट पर आधारित मूल्यों की जरूरत है, जो हमारी आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में बेहतर काम करें। ये भी एक तरह का क्रिएशन ही है ना? हाँ, बिल्कुल। और आखिर में अपनी देखभाल, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। निश्चित रूप से। छठा और बेहद जरूरी सुझाव है स्वयं की देखभाल, सेल्फ केयर। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि अगर ये विचार बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। थेरेपी लेना, दोस्तों या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, मेडिटेशन करना, प्रकृति में वक्त बिताना, ये सब बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर स्क्रिप्ट का संदेश ये है कि निखिलवाद एक अंधेरी सुरंग जैसा लग सकता है, लेकिन उसके आखिर में रोशनी है, और वो रोशनी हम खुद बना सकते हैं। ये जानलेवा हो सकता है अगर हम इसे होने दें, पर इससे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इसे एक फाइनल ट्रूथ या कोई लाइलाज बीमारी की तरह नहीं देखती। ये एक गहरी चुनौती है जिसे पार करने की आजादी और क्षमता दोनों हमारे अंदर है। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु थे उन्हें एक बार समेट लेते हैं। हमने देखा कि निखिलवाद का मूल विचार है कि जीवन और मूल्यों का कोई पहले से तय अंतर्निहित अर्थ नहीं है। स्क्रिप्ट इसे जानलेवा कहती है क्योंकि ये सच में मानसिक संकट, नैतिक उलझन और यहाँ तक कि सामाजिक बिखराव का कारण भी बन सकता है। लेकिन नीचे, कामू, फ्रैंकल जैसे बड़े विचारकों ने दिखाया कि इस निरर्थकता के एहसास से भी पॉजिटिव रास्ते निकल सकते हैं। खुद अर्थ बनाकर, विद्रोह करके या फिर अर्थ की तलाश को ही अपना मकसद बनाकर। और आज के समय में बढ़ते मानसिक दबाव, सामाजिक बदलावों और यहाँ तक कि विज्ञान के इस दौर में भी निखिलवाद की चुनौती शायद पहले से ज्यादा महसूस हो सकती है। पर स्क्रिप्ट हमें निराश नहीं छोड़ती, वो रास्ते सुझाती है। अपने जीवन में खुद अर्थ पैदा करना, दूसरों से जुड़ना, क्रिएटिव बनना, निराशा से लड़ना और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से न हिचकिचाना। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम शायद श्रोताओं को छोड़ सकते हैं, क्या ये जो खालीपन या निरर्थकता हमें डराती है, वो असल में एक खाली कैनवास की तरह नहीं है जिस पर हम अपनी मर्जी के रंग भर सकते हैं? शायद ये डरने की नहीं बल्कि कुछ नया रचने की संभावना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। शायद हर खालीपन अपने आप में एक अवसर भी होता है अगर हम उसे देख पाएं। इसी संभावना पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। जरूर दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक सवाल पूछते रहिए।